नमस्कार प्यारे साथियों, मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RW ट्यूशन क्लासेस पर। तो प्यारे साथियों, हम लोग आपके गद्य खंड का जो सेकंड चैप्टर है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इस पाठ को आज की इस वीडियो में 15 मिनट में समझेंगे और ये पाठ आपको बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो के अंत तक रुके रहेंगे। इसके साथ ही इस पाठ से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से गद्यांश इसमें पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि गद्यांश हमारे 10 नंबर में आता है, तो यानी 15 मिनट की क्लास आपके 10 नंबर के लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। तो ये आपके गद्य खंड का जो पाठ 2 है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, ये एक अस्पताल है जिसका नाम है रॉबर्ट नर्सिंग होम। और मैं इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ जो लेखक हैं उनको जाना पड़ता है अपनी जो अतिथेया है, मतलब जिनके घर ये मेहमान बन के गए थे, वो अचानक बीमार हो जाती है तो उसको लेके अस्पताल जाना पड़ता है। अस्पताल है रॉबर्ट नर्सिंग होम। तो वहां इनकी मुलाकात 3 महिला नर्सों से होती है, जिनका एक का नाम है मदर टेरेसा, एक का नाम है क्रिस्ट हेल्ड, एक का नाम है मदर मार्गरेट। तो ये एक उनकी जिंदगी की सच्ची घटना पर आधारित है। तो जब हमारी आंखों देखी घटना, सच्ची घटना को हम कहानी की तरह लिखते हैं तो उसको रिपोर्टाज कहा जाता है। तो ये जो आपका चैप्टर है ये गद्य की रिपोर्टाज विधा में आता है। जैसे आपका पहला चैप्टर था राष्ट्र का स्वरूप, वो निबंध है। निबंध में लेखक अपने विचार रखता है सीधे, बिना किसी पात्र के, यानी उसमें कोई रामू, सोहन, मोहन, गीता, सुनीता नहीं होती। सीधे लेखक की जो बात है वो सीधे डायरेक्ट रख देता है, वो निबंध है। रिपोर्टाज में लेखक के जीवन की सच्ची घटना को वो कहानी की तरह थोड़ा सा आपके लिखता है, तो यही हो जाता है रिपोर्टाज। तो रॉबर्ट नर्सिंग होम में यह एक रिपोर्टाज है और इसके लेखक कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। ठीक, तो कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, जिनका जन्म कब होता है, आप कहेंगे 1906 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जन्म स्थान इनका देवबंद गांव, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, और इनका निधन होता है 1995 ईस्वी में। ये एक रेखा चित्रकार, निबंधकार, स्वतंत्रता सेनानी और पत्रकार रहे हैं। इनकी रचनाओं को मैंने आपको ट्रिक से क्लास में कराया है, बताओ क्या है? रेखा चित्र, नई पीढ़ी के विचार, माटी हो गई सोना, और भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, ये है इनके रेखा चित्र। संस्मरण, भगवान को कैसे याद करते हो? दिया जला के, शंख बजा के। तो संस्मरण है दीप जले शंख बजे। ठीक, एक है महके आंगन चहके द्वार, तो इस तरीके से भी है। और इसके अलावा इनकी लघु कथा संग्रह है आकाश के तारे, धरती के फूल, और ललित निबंध बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्कुराए। अभी आपको पहली बार सुन रहे हैं तो लग रहा होगा इतनी सारी रचनाएं, लेकिन भाई टॉपर्स बैच में मैं रोज आपको रिपीट करती थी, क्लास में ट्रिक्स के माध्यम से चित्र बना करके एक्सप्लेन करती थी। तो ये आपके रिवीजन के लिए है, तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर सिर्फ लिख दिया भाई रेखा चित्र ये है, संस्मरण ये है, ललित निबंध ये है। पत्रिकाएं इनकी नया जीवन, विकास और ज्ञानोदय। तो जब आप इनका साहित्यिक परिचय लिखोगे तो वहां आपको ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। अब दोहराओ, इनका जन्म कब हुआ? आप कहेंगे जी 1906 ईस्वी में। जन्म स्थान क्या है? देवबंद, सहारनपुर। ऐसे अपनी कॉपी में लिखो, आप वीडियो देखने के बाद खुद से लिखो, सहारनपुर, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश। ठीक, निधन कब हुआ? आप कहेंगे 1995 ईस्वी में। इनकी पहचान क्या है? आप कहेंगे ये एक रेखा चित्रकार, एक निबंधकार और एक पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने जाते हैं। स्वतंत्रता सेनानी 2 दिन भी याद रहते हैं तो चल जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता पत्रकार और स्वतंत्रता सेनानी। ठीक, इसके अलावा इनकी रचनाएं, तो रचनाएं अब आपको खुद लिखनी है, देख लो कौन कौन सी बताई। नई पीढ़ी के विचार, भूले बिसरे चेहरे, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, संस्मरण, दीप जले शंख बजे, महके आंगन चहके द्वार, ललित निबंध बाजे पायलिया के घुंघरू, और क्षण बोले कण मुस्कुराए। पत्रिकाएं अब आप लोग खुद लिखना। तो ये आप लोगों का लेखक का परिचय, और जो मैंने आपको टॉपर्स बैच में पूरा पैटर्न करा रखा है साहित्यिक परिचय का, उसी में इसको फिट कर देना है। साहित्यिक परिचय तैयार। तो यानी इस क्लास से आपको 5 नंबर साहित्यिक परिचय और 10 नंबर गद्यांश आधारित, 15 नंबर तो आ गए 15 मिनट में, और क्या लोगे? चलिए, तो अब इस पूरे रिपोर्टाज का सार क्या है? तो देखिए, लेखक इसमें इंदौर, ठीक है, इंदौर जगह है,
वहां पर रॉबर्ट नर्सिंग होम है। वहां की एक साधारण घटना को बड़े मार्मिक, मार्मिक मतलब जो दिल छू ले, ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं। यहाँ उन्होंने 3 ईसाई महिलाएं, एक फ्रांस की है, एक जर्मनी की है, एक के देश का नाम नहीं बताया पर वो भी कहीं बाहर की ही है, उनका नाम मदर मार्गरेट है। तो ऐसे में 3 ईसाई महिलाएं किस प्रकार दूसरे देश में निस्वार्थ रोगियों की सेवा कर रही हैं। उनके भीतर सेवा का भाव है, प्रेम का भाव है, और वो किसी जाति, धर्म, देश से ऊपर मानवता को मानती हैं। यही मानवता का पाठ यह है जिसमें हमें सच्चा धर्म और मानव सेवा और समता का पाठ पढ़ाया गया है। तो यहाँ पर 3 महिला नर्सें हैं। लेखक जब इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में पहुंचते हैं तो वहां उनकी 3 महिला नर्सों से मुलाकात होती है। पहली मदर टेरेसा, इनकी आयु मध्यम है। एक सबसे बूढ़ी है मदर मार्गरेट और एक जवान है, युवा। तो भाई उम्र का कोई नहीं, बूढ़ा व्यक्ति, मध्यम उम्र का और जवान, तीनों में वही प्रेम की भावना, निस्वार्थ प्रेम, सेवा की भावना, मानवता की सेवा का भावना है। तो तीनों अलग उम्र की हैं लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है कि वो किस प्रकार रोगियों की निस्वार्थ होकर सेवा करे। कहानी कहाँ से शुरू होती है? तो घटना की शुरुआत ये होती है कि लेखक जो है इंदौर में किसी के यहाँ अतिथि बनकर गए थे, लेकिन उनकी अतिथेया यानी जिनके घर वो गए थे वो बीमार हो गई, तो उनको रॉबर्ट नर्सिंग होम में भर्ती कराना पड़ा। लेखक उनके खुद परिचारक, देखभाल करने वाले बन गए। यहाँ लेखक ने 3 महिलाओं को देखा, मदर मार्गरेट जो बहुत बूढ़ी थी, मदर टेरेसा जो फ्रांस की थी, लगभग अधेड़ उम्र की थी, और सिस्टर क्रिस्टेहेल जो जर्मनी की युवती थी। अब मदर टेरेसा का व्यवहार उनको बिल्कुल माँ के जैसा लगता है, जैसे माँ डांटती भी है और माँ की डांट में भी प्यार छुपा है। ऐसे मदर टेरेसा कहती हैं, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं, मतलब बीमार लोगों के पास उदास चेहरा लेके क्यों बैठे हो? बीमार के पास ऐसा उदास चेहरा लेकर नहीं बैठना चाहिए। और रोगी के मुरझाए गालों को अपने हाथों से थपथपाती है, रोगी के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। लेखक कमरे में आते हैं तो लेखक से कहती है, तुम्हारा रोगी तो हंस रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं, भाई तुम हंसाती तो हो, तुम हंसी बिखेरती हो, ना जाने कितने सारे अनुभव लेखक ने एक वाक्य में गूंथ दिए। यानी जो डॉक्टर हैं वो देखते आ रहे थे कि किस प्रकार मदर टेरेसा रोगियों के जीवन में हंसी बिखेरती हैं, उनको खुश रखती हैं। तो डॉक्टर ने सिर्फ एक लाइन बोली कि तुम हंसी बिखेरती जो हो। तो यहाँ डॉक्टर भावुक होकर, लेखक सोचने लगे इनकी बात सुनकर के कि ये तो बिना प्रसव किए, इतना ध्यान तो कोई माँ ही रखती है बिना किसी स्वार्थ के, ये तो बिना प्रसव किए, बिना पैदा किए मानो माँ बन गई है, क्योंकि सिर्फ 30 रुपये मासिक की सैलरी पर वह 30 सालों से सेवा कर रही हैं। फिर लेखक उनकी मुलाकात फिर क्रिस्टेहेल्ड के साथ ही, मतलब यहाँ पर मदर टेरेसा के साथ क्रिस्टेहेल्ड आती है जो जर्मनी की रहने वाली है। बड़ी युवा, बड़ी सुंदर, बड़ी आकर्षक, रूप और स्वरूप उनका ऐसा है जैसे कोई दिव्य साचा, जैसे कोई देवीय मूर्ति हो, इतनी सुंदर वह थी। लेखक उनसे कहते हैं कि भाई जर्मनी की है। अब जर्मनी में एक हिटलर था जो क्या करता था, लोगों पर अत्याचार करता था, है ना, मतलब पूरे तानाशाह था, मतलब बहुत उसने अत्याचार लोगों पर किए, लाखों लोगों को एक बार में गैस चैम्बर में भरकर मार दिया, तो इतना अत्याचारी था। तो लेखक जब सुनते हैं कि जर्मनी की है तो उनसे कहते हैं, भाई तुम्हारा देश तो महान है, भाई हिटलर जैसे को भी जन्म दे सकता है जो कितना क्रूर था, उसको दया नहीं आती थी, और एक तुम्हारे जैसी सेवाशील बालिका। तो वो भी गर्व से अपना पैर जमीन पर ठोक कर कहती है, यस यस। लेखक फिर थोड़ा सा, भारत के लोग होते हैं लड़ाई लगवाने वाले, तो लेखक सोचते हैं कि भाई ये फ्रांस की, ये जर्मनी की प्यार से कैसे रह रहे हैं, जैसे कोई भारत का हो, पाकिस्तान का हो और दूसरे देश में एक साथ मिलकर जुलकर रहे, तो कोई तीसरा व्यक्ति दोनों में लड़ाई करवा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही ये फ्रांस की है और ये जर्मनी की। अब आप कहेंगे इसमें पाकिस्तान की बात कहाँ से आ गई? भाई जो जर्मनी का हिटलर था, इसने फ्रांस पर बहुत अत्याचार किए थे, तो भाई फ्रांस का तो दुश्मन हुआ जर्मनी, फिर भी दोनों प्यार से रह रही हैं। तो लेखक मदर टेरेसा से कहते हैं कि भाई हिटलर ने फ्रांस को पददलित किया था, पैरों तले रौंदा था, फिर आप इस जर्मन लड़की से कैसे प्यार के साथ रहती है? तो मदर टेरेसा का जवाब होता है, भाई वह भी ईश्वर के लिए काम करती है और मैं भी, फिर हम एक क्यों ना हो। मतलब माना हिटलर ने बड़े अत्याचार किए फ्रांस पर, लेकिन उसमें इस लड़की का घर भी बर्बाद हुआ, मेरा भी, तो हम दोनों एक। मानो मदर टेरेसा के जवाब ने लेखक का मुंह ही बंद कर दिया, यानी एक ही दाव में चारों खाने चित्त। इसके बाद दिखाई देती है मदर मार्गरेट, जो बड़ी बूढ़ी है ना, ऐसा लगता है जैसे गुड़िया हो कोई, कद की नाटी, छोटी, हंसती है तो ऐसा लगता है जैसे आपकी मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो। बहुत बूढ़ी हो चुकी है पर सेवा करना नहीं छोड़ा, और उनका शरीर में ऐसी फुर्ती है कि उनके सामने मशीन भी फेल है। तो यहाँ सेवा करने के लिए आयु नहीं, सेवा की भावना जरूरी है। ये लेखक को समझ में आता है कि वृद्ध होने के बावजूद निरंतर सेवा कर रही हैं, बिना किसी थकान के दिन रात लगी हुई हैं। तो यही आपके लेखक को यहाँ पर आकर्षित करता है कि भाई किस प्रकार मदर टेरेसा इतनी बूढ़ी होकर, और ये दोनों
जो फ्रांस की है, जर्मनी की है, दूसरे देश में जहां न उनकी भाषा, न जाति, न धर्म, कुछ भी नहीं, तब भी लोगों की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने एक दूसरे के बीच में जाति, धर्म, है ना, भूगोल, इन सब की दीवारें खड़ी करी है, जो बड़ी मनहूस है, जिन्होंने हमको बांट दिया है। लेकिन यहाँ मदर टेरेसा और इनके माध्यम से हमें पता चलता है कि ये सब दीवारें से ऊपर, इन सब धर्मों से ऊपर एक मानवता का धर्म होता है। ये इस पाठ का संदेश है कि सच्चा धर्म तो मानव की सेवा है। सेवा में जाति, धर्म, देश का भेद नहीं है, और प्रेम और करुणा से ही दुनिया सुंदर बनती है। माँ का हृदय सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ संकीर्ण राष्ट्रीयता, कि मैं कहूँ कि मैं तो अपने देश की तरक्की चाहता हूँ, दूसरा देश बर्बाद हो जाए, तो ये जो हमारी संकीर्ण छोटी सोच है, इससे ऊपर उठकर एक मानवता को अपनाना चाहिए, इसका संदेश दिया गया है। और निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की आराधना है, ये हमें पता चलता है। तो इस कहानी में रॉबर्ट नर्सिंग होम, जो कि इंदौर का है, उसका जिक्र हुआ था। ये घटना लेखक लिखते हैं कि लगभग 1951 की है। इसके मुख्य पात्र मदर मार्गरेट, मदर टेरेसा और सिस्टर क्रिस्ट हेल्ड हैं। और मुख्य भाव इस चैप्टर में प्रेम, सेवा, करुणा, समता और दया भाव का था। तो ये आपके पूरा चैप्टर आपने पढ़ा। अब इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट अंश जहां से सवाल बनते हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जहां से क्वेश्चन बने हैं, एक, मनुष्य के बीच मनुष्य ने कितनी दीवारें खड़ी करी हैं। तो जब लेखक सुनते हैं कि मदर टेरेसा कह रही है कि भाई फ्रांस को इस हिटलर ने पददलित किया, लेकिन उसमें तो इस लड़की का घर भी बर्बाद हुआ, मेरा भी, तो हम दोनों एक, हमारी पीड़ा एक, हमारा दर्द एक, हमारा लक्ष्य एक है, रोगियों की सेवा, मानवता की सेवा। तो इससे लेखक को समझ में आया कि अरे हम मनुष्यों ने ही तो मनुष्य के बीच में दीवारें खड़ा कर दी है कि ये इस देश का है, इस जाति का है, इस धर्म का है, इस भाषा को बोलने वाला है। लेखक कहते हैं कि कितनी ऊंची दीवारें हैं, मजबूत फौलादी, ऐसा लोहे की दीवारें जो टूटती नहीं है, हमारे दिमाग में घुस गई हैं। भूगोल की दीवारें, भूगोल मतलब ये इस जाति, इस देश का है, इस राज्य का है, ये वाली भूगोल। जाति वर्ग की दीवारें, अमीर है, गरीब है, इस जाति का, इस धर्म का। तो ये दीवारें कितनी मनहूस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजेय। तो ये लेखक यहाँ पर बताते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा दूसरा इसका इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ से था कि आदमियों को मक्खी बनाने वाला, आपने सुना होगा कि इसी आदमी को मक्खी बना दिया। ये कामरूप, यानी कामरूप असम का नाम है। असम में ये जादू चलता था जहां आदमी को मक्खी बना देते थे, ये तो आपने सुना होगा। लेकिन यहाँ आदमी को, मक्खी को आदमी बनाने वाला ये करती थी मदर मार्गरेट। मदर मार्गरेट जो जादू करती थी वह मक्खी को आदमी बना देती थी। मक्खी का मतलब जो बिल्कुल जीने की उम्मीद खो चुका है, बिल्कुल दीनहीन। तो मक्खी बोलने का मतलब ऐसा बीमार व्यक्ति, रोगी व्यक्ति जिसने जीने की उम्मीद ही छोड़ दी, ऐसा व्यक्ति को वह आदमी बना देती थी, यानी उसमें उम्मीद भर देती थी, उसकी सेवा करके उसमें जान फूंक देती थी। यह जादू वह जानती थी। और यह होम की, यानी रॉबर्ट नर्सिंग होम की सबसे बुढ़िया मदर थी। कद इतना नाटा कि आप उनको गुड़िया कह सको, पर उनकी चाल में गजब की एक चुस्ती, कदम में फुर्ती और व्यवहार में उनकी मस्ती। हंसी तो उनकी ये थी जैसे मोतियों की बोरी खुल पड़ी हो, और काम तो ऐसा कि मशीन उनके सामने मात माने। भारत में वो 40 वर्षों से सेवा में रसलीन डूबी हुई, और जैसे उन्हें जीवन में कुछ जानना भी तो नहीं। ये इसका इंपॉर्टेंट गद्यांश है। इसके अलावा ये लेखक कहते हैं, मैंने बहुतों को रूप से पाते देखा कि कोई बहुत सुंदर है तो किसी की मदद, कोई उनकी मदद कर दे रहा है, कोई बहुत धन, कोई अमीर व्यक्ति की मदद करने के लिए भी लोग तैयार हो जाते हैं। गुणों से कोई व्यक्ति बहुत गुणवान है, उसकी मदद भी करते हैं। लेकिन यहाँ उन्होंने पहली बार मानवता का आंगन में समर्पण और प्राप्ति, समर्पण मतलब देना, प्राप्ति मतलब किसी को मिलना, तो यहाँ ये अद्भुत स्वरूप देखा। यहाँ मदर टेरेसा किसी बीमार व्यक्ति से कहती है कि आज मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी, तो जो बहुत बीमार है, दर्द में है, उसके लिए प्रार्थना। तो यहाँ जो है अद्भुत स्वरूप देखा कि कोई अपनी पीड़ा से, अपने दर्द के कारण किसी की प्रार्थना को प्राप्त कर रहा है, और किसी का त्याग, किसी का समर्पण किसी की दर्द के लिए सुरक्षित है। ऐसा दृश्य, ऐसा उत्सर्ग यानी त्याग, ऐसा दृश्य लेखक आज पहली बार देख रहे हैं। ये भी इसका इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा कि इनमें से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना कौन सी है। तो ये आप लोग बताइएगा मुझे। 15 मिनट की यह सीरीज आपको कैसी लग रही है, जिसमें आपका पूरा ही टॉपिक कंप्लीट कराया जा रहा है, पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाए जा रहे हैं। और ये अगर आप लोगों ने अभी तक यूपी बोर्ड के हैं, क्लास 12th के हैं, पढ़ना नहीं शुरू किया है, तो अब हमारा 17 अगस्त से टॉपर्स 2.0, क्योंकि पहले वाले बैच को तो 5 महीने हो चुके हैं, उसका कोर्स काफी निकल चुका है, अब तो खत्म ही हो जाएगा 1-2 महीने में। तो उतने में आप बैकलॉग कैसे करेंगे। तो ये हमारा 17 अगस्त से 2.0 बैच आ रहा है, इसमें आप एनरोल हो सकते हैं। इसमें लाइव क्लासेस हैं, डाउट ग्रुप है,
क्लास नोट्स का हैंड रिटन पीडीएफ मिलेगा, बोर्ड पीडीएफ मिलेगा, मॉक टेस्ट होंगे संडे संडे, और टीचर तो एक्सपीरियंस्ड है ही। 999 का बैच है, TOP20 लगाकर 799 में मिल जाएगा। पहले आप 17 अगस्त की क्लास यूट्यूब पर देखो, सारे सब्जेक्ट की क्लास देखो, PCM और PCB जो भी आपके पास है, उसके साथ हिंदी इंग्लिश तो होगा ही, तो PCB लेना है या PCM लेना है ना। और अगर आर्ट्स या कॉमर्स वाले हैं तो फिर आप हिंदी इंग्लिश का ले लीजिए 299 में। पूरे साल आपको इसमें इसी प्राइस में पढ़ाया जाएगा। रोजगार वित्त एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, पेड क्लासेस में जाइए, यहाँ ऑल कोर्सेज में जाएंगे, देखो ये टॉपर्स 2027 2.0 PCB PCM चेक कर लीजिए, फिर बाय नाउ कूपन कोड अप्लाई करके पेमेंट कर देंगे तो बैच में एनरोल हो जाएंगे। अभी अगर आपको लगता है कि भाई हम थोड़ा डेमो देख लें उसके बाद बैच लेंगे, तो पहले डेमो देख लो 17 अगस्त को, फिर उसके बाद देखना है ना, फिर क्लास पढ़ लो, फिर उसके बाद आप बैच में एनरोल हो सकते हो। बाकी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज की सेशन आपको कैसा लगा। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।